बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज प्रयागराज में रहेंगे। माघ मेले में त्रिवेणी संगम में लगाएंगे आस्था की डुबकी। पूजा अर्चना के बाद संतों का आशीर्वाद भी लेंगे। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री सबसे पहले निर्मोही अखाड़े के महामंडलेश्वर महंत संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा के कैंप में जाएंगे। इस दौरान भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने के मुद्दे पर उनका समर्थन भी मांग सकते हैं। संगम नगरी प्रयागराज से करीब 60 किलोमीटर दूर मेजा इलाके में बाबा बागेश्वर सजाएंगे दरबार। लाखों की भीड़ जुटने का अंदेशा। सुर्खियों में आने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री का यूपी का यह पहला कार्यक्रम है। दोपहर 12 से 3 बजे तक सजने वाला बाबा के दिव्य दरबार कार्यक्रम के लिए किया गया है 1.25 लाख लोगों का इंतजाम। इस कार्यक्रम के जरिए बाबा भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने को लेकर लोगों का समर्थन भी मांग सकते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह। हजारों की संख्या में लोग एक दिन पहले ही प्रयागराज पहुंच चुके हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रमों को लेकर सरकारी अमला भी सक्रिय। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी कल प्रयागराज आ रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के लिए धीरेन्द्र शास्त्री माघ मेले में कल तक रुक सकते हैं। नेपाल से चलकर बिहार और फिर गोरखपुर होते हुए संत कबीरनगर पहुंची शालिग्राम शिलाएं। दर्शन के लिए बेताब दिखे राम भक्त। शालिग्राम शिलाओं से राम मंदिर में स्थापित होने वाली रामलला और माता जानकी की बनेगी प्रतिमाएं। आज राम मंदिर ट्रस्ट को सौंपी जाएंगी शालिग्राम शिलाएं। संत महंत और मंदिर के ट्रस्ट के पदाधिकारी करेंगे शिला की पूजा अर्चना। नेपाल की गंडकी नदी से अयोध्या लाई गई है ये शिलाएं। संसद में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर शुरू होगी चर्चा। चर्चा के लिए 4 दिनों का समय निर्धारित किया गया है। 7 फरवरी को पीएम मोदी प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देंगे। बजट सत्र की रणनीति को लेकर आज सुबह 9:15 बजे कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की बैठक। सुबह 10 बजे राज्यसभा में नेता विपक्ष खड़गे की अगुवाई में विपक्षी दलों की होगी बैठक। बजट में बढ़ाई गई टैक्स छूट की सीमा। अब रिबेट की लिमिट 5 लाख से बढ़कर 7 लाख हुई। आपकी इनकम 7 लाख रुपए से ज्यादा हुई तो इस रिबेट का फायदा नहीं मिलेगा। जिनकी आमदनी 7 लाख से ज्यादा उनके लिए टैक्स छूट की सीमा बस 2.5 लाख से बढ़कर 3 लाख ही हुई। मतलब सिर्फ 50,000 रुपए पर लगने वाले टैक्स का मिलेगा फायदा। बजट में नए टैक्स सिस्टम स्लैब का ऐलान। 3 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 6 लाख की आमदनी पर 5% टैक्स। 6 से 9 लाख इनकम पर 10% टैक्स। नए टैक्स स्लैब में 9 से 12 लाख की इनकम पर 15%, 12 से 15 लाख पर 20% और 15 लाख से ऊपर की कमाई पर 30% लगेगा टैक्स। बजट में अमीरों को थोड़ा फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। अधिकतम पर्सनल टैक्स का सरचार्ज घटाकर 43% से 39% तक किया गया है। नए बजट में मोबाइल फोन होंगे सस्ते। इलेक्ट्रिक वाहन, खिलौने, एलईडी टीवी, कैमरा, लेंस और साइकिल के दाम घट जाएंगे। सिगरेट, किचन इलेक्ट्रिक चिमनी, चांदी से बने सामान और कंपाउंडेड रबर महंगे हो जाएंगे। कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान हुआ है। वरिष्ठ नागरिक खाता योजना की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख होगी। संयुक्त खाते में अधिकतम जमा रकम की सीमा बढ़ाकर 15 लाख रुपए की गई। महिलाओं के लिए सम्मान बचत पत्र का ऐलान। 2 लाख के सम्मान बचत पत्र पर 7.5% सालाना मिलेगा ब्याज। लेकिन योजना सिर्फ 2 साल की है। चुनाव से पहले के अंतिम पूर्ण बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का ऐलान। गरीबों के लिए चलाई जा रही मुफ्त योजना अनाज 1 साल और बढ़ाई गई। किसानों का लोन 1.5 लाख करोड़ बढ़ाया गया। स्टार्टअप्स के लिए अलग से फंड। 3 साल में 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग से जोड़ने का ऐलान का प्लान भी है। बजट में चुनावी राज्यों के लिए दिल खोलकर दी गई सौगात। कर्नाटक की अपर भद्रा परियोजना के लिए दिए गए 5,300 करोड़ रुपए। कर्नाटक में इसी साल के अंत में होने हैं विधानसभा चुनाव। बजट पर बीजेपी के देशव्यापी अभियान का आज दूसरा दिन। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष आज अपने अपने राज्यों में मीडिया से बजट की खूबियों पर करेंगे चर्चा। आम बजट की खूबियों को घर घर तक पहुंचाने के लिए बीजेपी का देशव्यापी अभियान। आम बजट पर चर्चा के लिए 1 से 12 फरवरी तक देशव्यापी अभियान चलाने का फैसला। बजट को लेकर पूरे देश में केंद्रीय मंत्री, पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी और आर्थिक विशेषज्ञ करेंगे सम्मेलन। हर राज्य में 4 सदस्यीय समिति का गठन।
बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी को बनाया गया बीजेपी की 9 सदस्यों वाली कमेटी का हेड। सुशील मोदी बीजेपी के तमाम नेताओं को बजट के फायदे बताएंगे, जिन्हें बीजेपी के तमाम नेता और मंत्री जनता तक के बीच पहुंचाएंगे। पीएम मोदी ने देश के आम बजट को बताया अमृतकाल का बजट और इस बजट से हर वर्ग का सपना पूरा होगा। कुम्हार, सुनार, लोहार देश के निर्माता हैं। करोड़ों विश्वकर्माओं के जीवन में बदलाव आएगा। समर्थ संपन्न भारत बनाकर रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने बजट पर कहा, अमृतकाल की मजबूत आधारशिला रखने वाला ये बजट है। ये बजट मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को और गति देगा। राहुल गांधी ने आम बजट को मित्रकाल का बजट बताया। कहा, बजट में बेरोजगारी, महंगाई से निपटने का कोई प्लान नहीं। 42% युवा बेरोजगार हैं, लेकिन पीएम को कोई परवाह नहीं। भविष्य के लिए सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बजट पेश करने के बाद कहा, हम $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहे हैं। ये बजट महिलाओं को सशक्त बनाने वाला, पर्यटन, कारीगरों और हरित विकास को देगा मजबूती। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, 2-4 राज्यों के चुनावों को देखकर ये बजट पेश किया गया है। जुमला बजट है, अमीरों का बजट है। महंगाई को रोकने के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। रेल बजट पर बोले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, इस साल बुलेट ट्रेन पर होगा सबसे ज्यादा जोर। साल के अंत तक हाइड्रोजन ट्रेन आ जाएगी, यही डिजाइन और निर्माण किया जाएगा। रायबरेली, लातूर, सोनीपत बनाएगा वंदे भारत ट्रेन। बजट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत को $5000 अरब की अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी। भारत दुनिया की 3 बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने का लक्ष्य जल्द करेगा पूरा। पी चिदम्बरम के बेटे और कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने बजट की तारीफ की। उन्होंने इनकम टैक्स कटौती के फैसले का स्वागत किया। कार्ति के सवाल पर चिदम्बरम ने कहा, ये उनके निजी विचार है। कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने बजट पर कहा, जनता से कटा है बजट। बेरोजगारी, गरीबी, असमानता का बजट में जिक्र तक नहीं किया मोदी सरकार ने। बजट पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, बजट में महिलाओं का सम्मान बढ़ा है। मानवीय बजट है, मिडिल क्लास के लिए बजट को शानदार बताया। केंद्रीय बजट पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा, बजट पूरी तरह से गरीब विरोधी। महंगाई और बेरोजगारी पर इस बजट में केंद्र सरकार ने अनदेखी की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, यह बजट एक लोक कल्याणकारी बजट है। गरीब पिछड़े वर्ग के लिए बजट है। इस बजट में नौकरी पेशा वर्ग के लिए ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बजट को निराशाजनक बताया। कहा, दूरदृष्टि का अभाव है। बिहार को इस बजट से निराशा हाथ लगी है और एक बार फिर विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की अनदेखी की गई है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा, अमृतकाल के आम बजट का सबसे ज्यादा लाभ बिहार को मिलेगा। इस बजट से बिहार को केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 1,07,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा, इस बजट में बिहार के लिए कुछ नहीं है। बिहार को ठगा गया है। बिहार के लिए कुछ नहीं है। केंद्र में बिहार के जितने सांसद हैं, उन्हें शर्म से डूब जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, देश को मजबूती देने वाला बजट है। पूरा बजट रोजगार और अवसरों से भरा हुआ है। बजट में हर वर्ग की चिंता की गई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, बजट में इस बार फिर दिल्ली से सौतेला बर्ताव हुआ। कोई ऐलान नहीं किया। ये भी कहा कि इस बजट से महंगाई बढ़ेगी, घटेगी नहीं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, यह विकास कराने वाला बजट है। पिछले 2 सालों में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सरकारी नीतियों और बजट की मदद से आर्थिक गतिविधियों में सुधार आ गया है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने केंद्रीय बजट को कागजी बताया। कहा, इस बजट में पंजाब के लिए कुछ नहीं है। पंजाब के साथ अन्याय हो रहा है। संसद में बजट पर चर्चा के दौरान उठाएंगे सवाल। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बजट को देश का बजट बताया। कहा, बजट देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने की आधारशिला रखेगा। विपक्ष को दृष्टि दोष है। कृषि बजट को हमेशा ही बढ़ाया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट को लोक कल्याणकारी बजट बताया। कहा, यह बजट हर एक वर्ग की उम्मीदों को पूरा करता है। बजट भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। अखिलेश यादव ने इटावा सफारी के शेर का वीडियो ट्वीट कर बजट पर कसा तंज। बोले, इटावा लॉयन सफारी का ये सच्चा लेकिन भूखा शेर गुस्से में है क्योंकि उसे कुछ नहीं मिला है। पिछले 10 साल में कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यूपी में नहीं लगी।
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने फायदेमंद बजट बताया। कहा, बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। आगे के 25 साल विकसित भारत बनने का रास्ता साफ है। राज्य में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ाने में अहम भूमिका अदा करेगा। केंद्रीय बजट को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने क्रांतिकारी बजट बताया। कहा, युवा, महिला, किसान, उद्यमी, मजदूर सभी वर्गों को होगा बजट से फायदा। प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट बढ़ाना अच्छा कदम। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, देश की जनता के साथ विश्व की उम्मीदों को भी पूरा करने वाला बजट है। ये गरीबों का बजट है। नए भारत का संकल्प इस बजट में दिखाई देता है। कांग्रेस के एमपी शशि थरूर ने कहा, टैक्स में कटौती तो ठीक है, पर बजट में मनरेगा, बेरोजगारी, महंगाई को लेकर कुछ नहीं। ये हैरान कर देने वाला बजट है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का विपक्ष पर पलटवार। कहा, विपक्ष की लफाजी का मेरे पास कोई जवाब नहीं। सभी के लिए बजट है, इसलिए कांग्रेस को परेशानी हो रही है। किसी उम्मीदवार को एक से ज्यादा सीट से चुनाव लड़ने से रोकने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। याचिका में कहा गया है कि किसी का 2 जगह से चुनाव लड़ना और फिर एक सीट को छोड़ देना मतदाताओं से अन्याय है। याचिका में कहा गया है कि दोबारा चुनाव से सरकारी खजाने पर भी बोझ पड़ता है। सीट खाली करने वाले से इसका खर्च वसूला जाना चाहिए। केंद्र ने याचिका का विरोध किया है, जबकि चुनाव आयोग ने मांग का समर्थन किया है। सोशल मीडिया में प्राइवेट पॉलिसी को लेकर मार्च के महीने में संसद में लाया जाएगा नया डेटा प्रोटेक्शन बिल। सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप से कहा कि वो मीडिया में प्रचार करे कि लोग अभी उसकी प्राइवेसी पॉलिसी को मानने के लिए बाध्य नहीं। मुंबई की स्पेशल पीएमएलए कोर्ट से महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के पीए कुंदन शिंदे को मिली जमानत। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने कुंदन शिंदे को गिरफ्तार किया था। केरल के पत्रकार कप्पन की आज जेल से रिहाई की उम्मीद। जमानत संबंधी याचिकाएं हुई पूरी। लखनऊ के जिला जेल में बंद कप्पन पर पीएफआई के साथ कथित तौर पर संबंध रखने, हिंसा भड़काने की साजिश का हिस्सा होने का आरोप। मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी की याचिका की खारिज। विवादित बयान को लेकर दर्ज हुआ था केस। मोरबी ब्रिज हादसे के मुख्य आरोपी ओरेवा ग्रुप के जयसुख पटेल को कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। जयसुख ने मोरबी कोर्ट में किया था सरेंडर। 30 अक्टूबर 2022 को हुए मोरबी ब्रिज हादसे में 135 लोगों की हो गई थी मौत। बिहार के बिहार शरीफ में इंटरमीडिएट परीक्षा में देरी से परीक्षा केंद्र पहुंचे छात्रों को इम्तिहान देने से रोका गया तो रोने लगे छात्र। कुछ जान पर खेलकर गेट चढ़कर पार करने लगे। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ने संभाला वायुसेना के नए उप प्रमुख का कार्यभार। 5000 घंटे से ज्यादा उड़ान का रखते हैं अनुभव। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघिन T1 की संदिग्ध मौत से मचा हड़कंप। टाइगर रिजर्व प्रशासन बता रहा है इसे प्राकृतिक मौत। 2 महीने में बाघों के शव मिलने की यह तीसरी घटना है। एमपी के सागर में बोरवेल की खुदाई में पानी की जगह निकलने लगी गैस। जिला प्रशासन को सूचना मिलने पर बुझाई गई आग। बताया जा रहा है कि इस इलाके में जमीन के नीचे गैस का है भंडार। जम्मू कश्मीर में सेना में शामिल महिलाएं अब लोगों की हिफाजत के साथ उनके स्वास्थ्य का भी रख रही हैं ध्यान। वुसान बटालियन की राइफल वुमेन गांदरबल इलाके के दूर दराज इलाकों में रहने वाली महिलाओं की कर रही है स्वास्थ्य की जांच। झारखंड के धनबाद में हुए हादसे में मृतकों के परिवारों को सोरेन सरकार की ओर से 4-4 लाख की आर्थिक मदद। घायलों को इलाज की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश। पीएम मोदी ने भी दी है मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की मदद। धनबाद के स्वास्थ्य मंत्री ने हादसे में फायर डिपार्टमेंट की लापरवाही की जांच के आदेश दिए हैं। कहा, 2019 में 25 करोड़ से ज्यादा की रकम फायर फाइटिंग उपकरण खरीदने के लिए दी थी। 2 करोड़ भी खर्च नहीं किए गए। धनबाद में मंगलवार शाम आशीर्वाद अपार्टमेंट बिल्डिंग में शादी के कार्यक्रम के दौरान लगी थी आग। हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 14 गंभीर रूप से हुए थे घायल। मुंबई के धारावी इलाके में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। कपड़े बनाने के कारखाने में आग लगी थी। एक महिला गंभीर रूप से घायल। अडानी एंटरप्राइजेज ने अपना एफपीओ रद्द किया। ग्रुप ने 20,000 करोड़ का एफपीओ रद्द कर इसमें निवेश किए गए लोगों के पैसे वापस लौटाने का किया है ऐलान। अडानी ग्रुप ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि निवेशकों का हित उनके लिए सबसे ऊपर है, इसलिए जिन निवेशकों ने कंपनी में पैसा लगाया उनके हित को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने यह फैसला लिया है। विदेशी एजेंसी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर के दामों में भारी गिरावट देखी गई, जिसके बाद कंपनी ने यह फैसला लिया है।
हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में शेयर्स के ऊंचे दाम, वित्तीय फ्रॉड का दावा। अडानी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को चुनौती दी है। हिंडनबर्ग भी अपनी रिपोर्ट पर कायम। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद सुर्खियों में है ग्रुप। 3-4 दिन से अडानी के शेयर्स में आई है भारी गिरावट के बाद टॉप 10 रईसों की सूची से बाहर हो गए हैं अडानी। गुलमर्ग में अफरवत चोटी के पास आया एवलांच, बर्फ में दबा पूरा स्की रिजॉर्ट। यहां 20 से ज्यादा विदेशी सैलानी स्कीइंग कर रहे थे, ज्यादातर सैलानी पोलैंड के हैं। जम्मू कश्मीर में बर्फ के बीच जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश। उरी में रास्ते खोलने के लिए बीआरओ चला रहा है ऑपरेशन। बनिहाल में नेशनल हाईवे 44 पर पहाड़ टूटा, रास्ते पर गिरी बड़ी बड़ी चट्टान। कोई हताहत नहीं, रास्ते खोलने का काम जारी। तेज हवाओं ने दी दिल्ली वालों को राहत की सांस। प्रदूषण में कमी आने से ग्रैब 2 की पाबंदियां भी हटा दी गई हैं। बुधवार को AQI 164 दर्ज किया गया। ग्रैब 1 के तहत पाबंदियां अभी भी लागू हैं। T20 में भारतीय टीम की सबसे बड़ी जीत, न्यूजीलैंड को सीरीज में 2-1 से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ने खड़ा किया 234 रनों का विशाल टारगेट। न्यूजीलैंड को महज 66 पर समेटा। वनडे के बाद अब T20 में भी शुभमन गिल ने मचाया गदर। ताबड़तोड़ शतक से कीवी गेंदबाजों के छुड़ाए पसीने। अपने छठे इंटरनेशनल T20 में 54 गेंदों पर जड़ा पहला शतक। गेंदबाजी में पंड्या ने दिखाया कमाल। कप्तान हार्दिक पांड्या ने 16 रन देकर सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए, तो वहीं अर्शदीप सिंह, उमरान मलिक और शिवम मावी को 2-2 विकेट मिले। एक बार फिर खिलाड़ियों को पानी पिलाते रहे पृथ्वी शॉ। कप्तान हार्दिक पांड्या ने नहीं दिया प्लेइंग 11 में मौका। रणजी में लगातार धमाकेदार प्रदर्शन कर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है।